नमस्कार दोस्तों, माय चैनल डीसी एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से एंशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत का इतिहास से संबंधित टॉपिक का अध्ययन करेंगे। ये आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, सीबीटी 2, यूपी SSC आदि एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जो मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। भारतीय इतिहास के स्रोत। साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत साहित्यिक ग्रंथों से प्राप्त सामग्रियों का अध्ययन किया जाता है। ये दो प्रकार के हैं, धार्मिक साहित्य और अलौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य और अलौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण तथा ब्राह्मणोत्तर ग्रंथों की चर्चा की जा सकती है। ब्राह्मण ग्रंथों के अंतर्गत वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण तथा स्मृति ग्रंथ आते हैं। ब्राह्मणोत्तर साहित्य के अंतर्गत बौद्ध तथा जैन साहित्य से संबंधित रचनाओं का उल्लेख किया जाता है। वेद, ये भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। वेदों की रचना किसने की थी? महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। वेदों की संख्या 4 है। कितनी है दोस्तों? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। इन चारों वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। अब बात करते हैं ऋग्वेद। चारों वेदों में सर्वाधिक प्राचीन ऋग्वेद है। इसमें 10 मंडल, 8 अष्टक, 10,600 मंत्र एवं 1028 सूक्ति हैं। इन वेद के 9वें मंडल को सोम मंडल भी कहा जाता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम वर्ण व्याप्त व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। अब बात करते हैं दोस्तों सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इस वेद में 1549 रचनाएं हैं। 1549 रचनाएं हैं। इस वेद का मुख्यतः 3 शाखाएं हैं, जैमिनी, रामायणी और कौथुम। अब बात करते हैं यजुर्वेद। इस वेद में यज्ञ के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यह एकमात्र ऐसा वेद है जो पद्य और गद्य दोनों रूपों में लिखा जाता है। इस वेद के 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। अब बात करते हैं दोस्तों चौथा यानी अथर्ववेद। इस वेद में सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें कुल 20 मंडल और 731 रचनाएं तथा 5987 मंत्र हैं। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। उपनिषद का शताब्दिक अर्थ है समीप बैठना। उपनिषद वेदों का अंतिम भाग है। इसे वेदांत भी कहा जाता है। इसका कुल संख्या 108 है। इसकी कितनी संख्या है दोस्तों? 108। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। पुराण, बात करते हैं दोस्तों पुराण। पुराणों के रचयिता लोमर्स अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। पुराणों के रचयिता लोमर्स अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। पुराणों की संख्या 18 है। कितने पुराण हैं दोस्तों? 18 पुराण हैं। रामायण, यह एक आदिकाल काव्य है। इसकी रचना संस्कृत भाषा में वाल्मीकि द्वारा की गई थी। प्रारंभ में इसे 6000 श्लोक थे जो कालांतर में 24,000 हो गए हैं। रामायण को चतुर्विशांति सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। महाभारत, इस महाकाव्य की रचना 4वीं शताब्दी के आसपास महर्षि व्यास द्वारा की गई थी। प्रारंभ में इसमें
8,800 श्लोक थे, जिसे जय संहिता कहा जाता था। इसके कुछ साल बाद श्लोकों की संख्या 24,000 हो गई। इसे भारत कहा जाने लगा। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख आश्वलायन ग्रह सूत्र में मिलता है। अब बात करते हैं दोस्तों लौकिक साहित्य, अर्थशास्त्र। इसके रचयिता कौटिल्य चाणक्य हैं। इसमें मौर्यकालीन इतिहास एवं शासन व्यवस्था की जानकारी मिलती है। ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वाधिक महत्व कश्मीर कवि कल्हड़ द्वारा रचित राज तरंगिणी है। गागी संहिता पद्धति एक ज्योतिष ग्रंथ है। तदाब इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। विदेशी यात्रियों के विवरण साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। विदेशियों के विवरण से तत्कालिक सामाजिक एवं राजनीतिक अवस्था का पता चलता है। विदेशियों के विवरण को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 यूनान और रोमन के लेखकों का विवरण। नंबर 2 चीनी यात्रियों का वृतांत। नंबर 3 अरब यात्रियों के वृतांत। नंबर 1 यूनान और रोमन के लेखकों का विवरण। हेरोडोटस। नंबर 1 हेरोडोटस। इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इन्होंने अपने पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस संबंधों का वर्णन किया है। मेगास्थनीज। नंबर 2 इसने इंडिका नामक अपने ग्रंथ में मौर्ययुगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। डायमेकस ये सीरियाई नरेश एंटियोकस प्रथम का राजदूत था, जो बिंदुसार के दरबार में आया था। अगला यात्री है डायोनीसियस। ये लेखक था। ये मिस्र नरेश टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के दरबार में आया था। टालमी इसने 2री शताब्दी के आसपास 150 भूगोल नामक ग्रंथ की रचना की थी। अब बात करते हैं दोस्तों प्लेहिनी। इसने नेचुरल हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसमें भारत, पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों इत्यादि का विवरण दिया गया है। चीनी यात्रियों के वृतांत फाहियान। ये गुप्त नरेश चंद्रगुप्त विक्रमादित्य 375 से 415 ईस्वी के दरबार में भारत आया था। गुप्त नरेश चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था। फाहियान ने अपनी विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति का वर्णन किया है, जिसमें मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। क्या बताया है दोस्तों? सुखी एवं समृद्ध बताया है। सुंग यून 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध ग्रंथों की प्रतियां एकत्रित की। ह्वेनसांग को युवा नत्चांग के नाम से भी जाना जाता है। ये हर्षवर्धन के समय 629 ईस्वी के आसपास भारत आया था। ये 16 वर्षों तक भारत में रहा। इतसिंह ये 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अतिरिक्त अपने समय के भारतीय दशाओं का वर्णन किया है। अरब यात्रियों के वृतांत। अल-बरूनी इसका पूरा नाम अबू रेहान मोहम्मद इब्न अहमद अल-बरूनी था। इसका जन्म 973 ईस्वी में ख्वारिज़म खीवा में हुआ था। ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ये अरबी, फारसी एवं संस्कृत भाषाओं का
अच्छा ज्ञाता था। इब्न खुर्दवा, इसने 9वीं शताब्दी के ग्रंथ किल्बुल मसालिक बल ममालिक में भारतीय समाज तथा व्यापारिक मार्गों का विवरण दिया है। अल्ब सूदी, इसने अपने ग्रंथ गुरुरज साहब में तत्कालीन भारतीय समाज का सजीव चित्रण किया है। सुलेमान, इसके विवरण से प्रतिहार एवं पाल राजाओं के विषय में जानकारी प्राप्त हुई है। मीर मोहम्मद मासूम, इसके तारीख ए हिंद से सिंध देश के इतिहास तथा मोहम्मद बिन कासिम की सफलताओं की जानकारी मिलती है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, पुरातत्वों के अंतर्गत 3 प्रकार के साक्ष्य आते हैं: अभिलेख, मुद्रा एवं स्मारक। अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, दीवारों, मुद्राओं एवं ताम्रपत्रों पर खोदे जाते थे। अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहते हैं। सबसे प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगाजकोई से प्राप्त हुआ, जिसमें हिती नरेश, सप्तिलुतुमा तथा मित्रती नरेश मतिवाजा के बीच संधि का उल्लेख है। बोगाजकोई अभिलेख एशिया माइनर लगभग 1400 ईसा पूर्व का अभिलेख है। इसमें वैदिक देवता इंद्र, मित्र और वरुण और नासत्य के नाम मिलते हैं। भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के वेशनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होते हैं। सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुहा अभिलेख से प्राप्त होते हैं। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख सहुगौरा अभिलेख है। कौन सा अभिलेख? सहुगौरा अभिलेख। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त हुई है। सती प्रथा का पहला साक्ष्य 510 ईस्वी के एरण अभिलेख सेनापति भानु गुप्त की पत्नी से प्राप्त होती है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। मुद्रा प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। साहित्यिक ग्रंथों में इन्हें काषाणपण और पुराण धरण सतमान आदि नामों से भी जाना जाता है। आहत सिक्के अधिकांश चांदी के टुकड़े हैं जिस पर विविध आकृतियां अंकित की गई हैं। सिक्कों पर लेख लिखवाने का कार्य सर्वप्रथम यवन शासकों ने किया था। कनिष्क के सिक्कों से हमें उनके बौद्ध धर्म के अनुयायी होने का पता चलता है। समुद्रगुप्त की बीड़ा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरिकामेडु पांडुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। स्मारक के अंतर्गत प्राचीन इमारतें, मंदिर, मूर्तियां आदि आती हैं जिनसे विभिन्न युगों की सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक परिस्थितियों का बोध होता है। दक्षिण भारत स्थित अरिकमेडु नामक स्थल की खुदाई से रोमन सिक्के, बर्तन आदि प्राप्त हुए हैं जिनसे ईसा की प्रारंभिक शताब्दी में रोमन तथा दक्षिण भारत के बीच घनिष्ठ संबंध का पता चलता है। मंदिरों में उत्तर भारत की निर्माण शैली को नगर, दक्षिण भारत के मंदिर शैली को द्रविड़ शैली तथा वेसर शैली
मंदिर यानी उत्तर भारत दक्षिण भारत के किस शैली में बने हैं दोस्तों? द्रविड़ शैली में। उत्तर भारत वेसर शैली। जो कुछ आप सोचते हो वो आप आसानी से कर सकते हो। जो आप आज तक नहीं सोचे उसको भी सोच सकते हो, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक दिन उसका समय आता है। मेहनत करते रहिए, क्या पता आपका समय कब आ जाए। इसके साथ दोस्तों इस टॉपिक को विराम करते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। जय हिंद दोस्तों।